माई सेल्फ इज डॉक्टर मधु है क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, देखिएगा। अब ये जो 5 किंगडम 11th एंड 12th नीट के बच्चों को पढ़ाती हूँ, सो इसका फायदा आप लोगों को होगा ही। अगर आप भी 11th एंड 12th में नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेटा अभी से तैयारी चालू करो, बिकॉज हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज डॉक्टर मधुमती। वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर मधुमती वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम बायो को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एसएससी का चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ खुद के लिए कि मैं जो हूँ डॉक्टर मधुमती 11th एंड 12th नीट के बच्चों को पढ़ाती हूँ। सो इसका फायदा आप लोगों को होगा ही। अगर आप भी 11th एंड 12th में नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेटा अभी से तैयारी चालू करो, बिकॉज 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है आपके 8, 9, 10 से ही। जिन बच्चों की 8th से 9 से और 10 से ही कंसेप्ट क्लियर होंगी, ऑफ कोर्स वही बच्चे 11th एंड 12th में अच्छा स्कोर करते हैं। समझे बेटा? तो इसीलिए ये जो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये सारे के सारे देखो, बायो में पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। समझे बेटा? तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे, आप देख सकते हैं ये मेरी ही राइटिंग है, लग रही है डॉक्टर की राइटिंग है ऐसे। चलो, तो एक्चुअली हम लोग जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, सारा बायो, हाँ बेटा सिर्फ, तो ये जो हम लोग चैप्टर्स कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताया करूंगी बेटा कि कौन सा कहाँ पे आपको फोकस करना है, कौन सी चीज जो है वो एनसीईआरटी में है, 11th एंड 12th में है, जो पूछी गई है उसको अभी से आप प्रिपेयर कर लो, सो दैट आपको आगे जाके जो है कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, और अपना कंसेप्ट हमेशा ना, मतलब एक जो है ना एम हमेशा याद रखना कि हमें सिर्फ जो स्कूल की जो एग्जाम्स होती है उसमें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना नहीं है, प्लीज। ओके, हमको किसके लिए पढ़ना है बेटा? ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करना है, सो दैट आगे अपना करियर अच्छा जाए। और करियर कब जाता है? 11th एंड 12th के सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहता है। सीईटी के एग्जाम, नीट के एग्जाम, बहुत सारे बच्चे जेई के एग्जाम देते हैं, ये सारे। ठीक है बेटा? तो मैं एक बात बोलू माझ्या भावना समजल्या सगळ्यांना? ओके, की मला काय बोलायचंय? चलो लेट्स स्टार्ट. सो हियर है ना बेटा, यू कैन सी लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहले, जैसे कि आप लोग अभी ये ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो बेटा, तो आप लोगों को एकदम स्ट्रिक्ट आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि घर में बैठे आराम से बैठे सो के लेक्चर देख रहे, ऐसा प्लीज मत करना। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको अच्छी तरह से जैसे ऑफलाइन लेक्चर करते हैं उसी तरह से बैठना है। हेडफोन हो तो वेल एंड गुड, वो होना चाहिए, और आपके साथ आपकी टेक्स्ट बुक। सेकेंड थिंग, मेरी तो ऑलरेडी नोट्स यहाँ पे है ही, एक नोटबुक ले लो बेटा, क्योंकि नोटबुक में हमको ना ऐसे वर्ड के मीनिंग्स जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग जो है तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लेक्चर करते वक्त अच्छी तरह से कंसंट्रेट करना, अदरवाइज सब जो होते हैं, सिर्फ मेरा लेक्चर नहीं बेटा, सारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, अदरवाइज अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तो सारे के सारे ऐसे जो हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है बेटा, सिर के ऊपर से चले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको अच्छी तरह से ध्यान देना जरूरी है। चलो, चैप्टर अगर आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है। वैसे आप बच्चे भी, आप लोग भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, 8 के ही हो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? चलो, नाउ हियर द चैप्टर्स नेम इट इज व्हाट? द चैप्टर्स नेम इज लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लिविंग वर्ल्ड। चलो बेटा, यहाँ पे ये जो है लिविंग वर्ल्ड बोला है, और दूसरा वर्ड क्या आ रहा है बेटा? क्लासिफिकेशन। और क्या बेटा? ऑफ माइक्रोब्स। देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कंसेप्ट्स क्लियर करो। ओके, अब फास्ट से जो है लिखते जाना है, मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे आपको जो तो लिखते जाना है। सबसे पहले बेटा, यहाँ पे वर्ड आता है लिविंग वर्ल्ड। क्या वर्ड आया है? लिविंग वर्ल्ड। यानी कि वो क्या बता रहे हैं पता है? ये लोग है ना, मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना, मदर अर्थ है। थोड़ा इमेजिन करो बेटा,
हमारे इस मदर अर्थ के ऊपर एक लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या बेटा? जहाँ पे सारे लिविंग थिंग्स है। इमेजिन करो, है ना? हम मदर अर्थ ले रहे हैं। मदर अर्थ के ऊपर बेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं बेटा। इवन इनविजिबल वर्ल्ड भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो भी है बेटा, है ना? इस तरह से यू कैन सी कि मदर अर्थ के ऊपर एक लिविंग वर्ल्ड है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसका आंसर आप लोग दे दोगे ना? ठीक है, जो भी आपको लगता है वो आप लिख लो कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते हैं। तो ये जो बचपन की बातें थी बेटा कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंसेस, वो आप लोग लिख लेना, ठीक है? तो अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं बेटा कि अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि बेटा चलो मुझे ना जो भी प्लांट्स आपको पता हो उसके नाम बता दो, ठीक है? अब मैं सच बोलूं, मैंने ना आप ये तो मेरा रिकॉर्डिंग है, बट जब मैंने लाइव लेक्चर में भी पूछा था बच्चों को कि चलिए कि आप लोग जो है तो मुझे प्लांट्स के नाम बता दो, सच कहूँ तो हार्डली 10 प्लांट्स, 12 प्लांट्स, 15 प्लांट्स, बस उसके आगे कोई भी नाम नहीं बता पाया, ठीक है? फिर मैंने पूछा कि चलो एनिमल्स के नाम बता दो। सेम बेटा, आपसे भी अगर मैं पूछूंगी कि चलो बताइए कि एनिमल्स के नाम बता दो, है ना? तो एनिमल्स भी आप भी जो हो 5, 6, 10, 12, 15 इतना ही आप बता सकते हैं। लेकिन सच कहूँ, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है ना बेटा, इमेजिन करो ये मदर अर्थ है। लिविंग वर्ल्ड में है ना, मदर अर्थ के ऊपर देखो लैंड भी है, वाटर भी है, 70% वाटर है हमारे पास, ओशन से आपको पता है ना? तो इमेजिन करो कि मदर अर्थ के ऊपर जो ओशन है, सी है, एंड जो लैंड एरिया है, ये सारे के सारे जो अगर हम लोग ये दोनों प्लेसेस के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो अगर हम लोग काउंट करें तो वो है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 87 मिलियन स्पीशीज है। कितनी है बेटा? 87 मिलियन स्पीशीज। बाप रे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये पता है आपको कब हुआ था 87 मिलियन स्पीशीज? देखो बेटा यहाँ पे दिया है, अभी के अभी, यानी कि 2011 में, है ना? देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू व्हाट बेटा? 2011 सेंसस, है ना? सेंसस का मीनिंग होता है जब काउंटिंग की जाती है। तो 2011 में, अभी तो क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, ठीक है? तो 2011 में जब है ना पूरा वर्ल्ड का, मदर अर्थ का, जब हम लोगों ने काउंटिंग किया था, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर, तो कितना फाइंड आउट हुआ था बेटा? तो वो हुए थे 8.7, नहीं आपको 87 ही लेना पड़ेगा बेटा, 87 मिलियन। ओके, अब जब आगे चले जाओगे 11th 12th में, तब मैं बताऊंगी कि नहीं बेटा ये 87 नहीं है, वो एक्चुअली 8.7 है। ओके, ठीक है, वो तब की बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि कितने सारे मिलियन स्पीशीज फाउंड हुए थे बेटा? 87 मिलियन स्पीशीज, ठीक है? ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमें लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स, इनके नाम्स अच्छे से याद नहीं रहता है, तो फिर हम लोग 10 से 12 या हार्डली 20 तक ही हम लोग याद कर सकते हैं। तो बेटा आप लोग सोचो कि जो 87 मिलियन स्पीशीज है प्लांट्स के, एनिमल्स के, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? बोलो क्या करना चाहिए, है ना? देखो अब मैं बताऊं आपको, इसके बाद वाली है ना दूसरी कंसेप्ट आती है। तो यहाँ पे है ना बेटा कि एक वर्ड है नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ, वो है क्लासिफिकेशन। सुनो, यहाँ पे भी वर्ड वही आया है ना बेटा, देखो वर्ड क्या आया है? क्लासिफिकेशन। अब मैं बायो की टीचर हूँ बेटा, बायो को मुझे जो है एक भी वर्ड मेरे को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है जिसका मीनिंग आपको पता ना हो, ठीक है? अब देखो बेटा यहाँ पे वर्ड है क्लासिफिकेशन। अब इसमें है ना, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, देखो जब भी है ना, वेन एवर द सफिक्स TION, शन, TION यानी कि क्या बेटा? शन आए, शन, इसका मतलब होता है कि वो एक प्रोसेस हो सकती है। आप लोग लिखो चलो बेटा,
आपके नोटबुक में लिखो, पहला ही वर्ड का मीनिंग मैं बता रही हूँ, क्या कि जब भी शन वर्ड आता है, TION शन वर्ड आता है, इसका मीनिंग होता है प्रोसेस। उसका मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस। एग्जाम्पल चलो बताओ, आप ही लोग बताओ। बताओ, न्यूट्रिशन। देखो बेटा, न्यूट्रिशन लास्ट में क्या क्या आया है? TION, राइट। उसके बाद में आपको पता है बेटा, एक्सक्रीशन, राइट, डाइजेशन। ये सारी क्या है? हर किसी में सफिक्स क्या आ रहा है? TION शन 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 आ रहा है। यानी कि ये सारी क्या है बेटा? किसी ना किसी टाइप की क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, लिखा क्या ये? TION क्या होता है? प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है? इसका मीनिंग कुछ एग्जांपल्स, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, बहुत सारी बातें होती हैं और शन से। वैसे ही अब हमारे पास जो वर्ड है वो है क्लासिफिकेशन। लास्ट में क्या आया बोलो? लास्ट में वर्ड आया है शन, TION। यानी कि ये भी क्या हो गया बेटा? क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब एक काम करो, क्लासिफिकेशन को है ना, जनरल एक वर्ड लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखो। क्लासिफिकेशन को लिखना है ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा? ग्रुपिंग लिख लो जल्दी। ठीक है, हाथ है ना ऐसे एकदम जल्दी जल्दी चलते रहना चाहिए, स्पीड मैच करो। ओके, चल। तो क्लासिफिकेशन को मैंने अनदर वर्ड बोला है कि यार ग्रुपिंग करना है। अब ग्रुपिंग करना है तो मतलब क्या एग्जैक्टली? चलो देखो, अब सपोज आप है ना एक कहाँ गए हो शॉप, हाँ ग्रोसरी या फिर मॉल में ही ले लेते हैं ना यार। हम लोग है ना एक किसी मॉल में गए हैं। कहाँ गए बेटा? मॉल में, बहुत बड़ा। ठीक है, वहां पे आपको शॉपिंग करनी है क्लोथ्स की। ओके, वहां पे आप देखो बेटा, किड्स सेक्शन अलग होते हैं और एडल्ट्स का जो होता है वो अलग होता है। एडल्ट्स में भी मेन एंड वुमेन अलग अलग सेक्शंस होते हैं। किड्स में भी बॉय एंड गर्ल, इसके अलग अलग होते हैं बेटा सेक्शंस। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे? तो है हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पता है किराना दुकान असतं ना बाळा आपलं, यस दैट वन ओनली। ठीक है, तो आप जब भी है ना किराना दुकान के दुकान में जाते हैं, किराना माल की दुकान में जाते हैं, तो वहां पे देखो बेटा, अगर आपको सोप लेना है, ठीक है, वो भी बॉडी सोप लेना है, लक्स ही लेना है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि वो लोग है ना हर चीज बहुत अच्छी तरह से क्लासिफाई करके रखते हैं, ग्रुपिंग करके रखते हैं। ऐसे ना शेल्फ बने होते हैं, कपार्टमेंट तो ना बाळांनो अपन, सो लाइक दैट है ना, शेल्फ बने होते हैं। और फिर वो लोग कैसे करते हैं कि जो सोप्स का सेक्शन होता है वो अलग होगा, जो डिटर्जेंट पाउडर्स होती है उसका सेक्शन अलग होगा बेटा, इस तरह से होता है, राइट। अब सोप के सेक्शन में आप जाओगे तो सोप के सेक्शन में आपको क्या दिखेगा बेटा? कि वहां पे तो देखो बेटा, बॉडी सोप्स का सेक्शन अलग है, जो क्लोथ वॉशिंग वाला जो सोप होता है, डिटर्जेंट सोप, वो अलग है। फिर जो भांडे घासायचा सोप असतो, सो दैट इट विल बी डिफरेंट बेटा, करेक्ट। उसके बाद में चलो हमको तो बॉडी सोप के इसमें जाना है, आप आ गए बॉडी सोप के सेक्शन के इसमें, वहां पे भी सारे के सारे अलग 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 ब्रांड के जो है वैसे मिक्स नहीं रखे रहते। कैसे रखे रहते हैं बताओ? इमेजिन करो, वहां पे भी लक्स का सेक्शन अलग होगा, लिरिल का अलग होगा, मेडिमिक्स का अलग होगा। अब आप ही बता दो आगे के कौन कौन से सोप्स होंगे, हर किसी का सेक्शन अलग अलग ही होगा। इट मीन्स उन्होंने क्या किया है बेटा, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं, बॉडी सोप अलग, डिटर्जेंट सोप अलग, ऐसे जो अलग अलग बनाए हैं उन्होंने, तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बेस्ड ऑन, अब देखो अब याद रखो, बेस्ड ऑन सम व्हाट बेटा, बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज एंड व्हाट बेटा, डिफरेंसेस। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट, सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये सारी चीजों को क्लासीफाई किया है बेटा, समझे? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज को आप ग्रुपिंग करते हो तो वो ग्रुप्स बनाते वक्त कुछ सिमिलैरिटीज एंड कुछ डिफरेंसेस आपको देखना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब आगे आता है क्वेश्चन कि अगर मैं ये क्लासिफिकेशन को
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करूँ तो बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा चैप्टर है इसके ऊपर बेस्ड है। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग, किसकी ग्रुपिंग? बायो वर्ड आ गया बेटा। बायो का मीनिंग लिखो बेटा, बायो का मीनिंग होता है लाइफ या फिर लिविंग थिंग्स। लाइफ होता है या फिर क्या होता है बेटा? लिविंग थिंग्स, ये होती है बायो। ये बायो का मीनिंग होता है लाइफ और लिविंग थिंग्स, समझे बेटा? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि हमको इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है कि किस तरह से जो मदर अर्थ के ऊपर 2011 के सेंसस में जो 87 मिलियन स्पीशीज मिली थी अपने को, या फिर जितनी भी डिस्कवर हुई है, उन लोगों को हमने ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस उनका हमने क्या किया है बेटा? क्लासिफिकेशन, समझे बेटा? चलो तो अब यहाँ पे इतनी ही कंसेप्ट ही दो बेटा, एक तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था पूरा, एंड उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये पूरा डेफिनेशन आपको लर्न करना है। मैं थोड़ा हट जाती हूँ, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, ठीक है? इसको लर्न करना है। उसके बाद में देखो, ये मुझे बहुत पसंद है। चलो समझ में आया क्या क्या हो रहा है? अब आगे की कंसेप्ट लेते हैं। कंसेप्ट 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 बहुत इंपॉर्टेंट। बायो है ना बेटा, बहुत ज्यादा यू कैन से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। चल अब है ना बेटा, हमको नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाना है हम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेटेड विथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं रहता है बेटा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होता है ना? चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आई विल राइट प्रो, ठीक है? आप लोग भी लिखना स्टार्ट करो। प्रो कैरी यॉन, पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है? प्रो जब भी वर्ड आता है, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, ठीक है? या फिर उसको आप लोग बोल सकते हो एंशियंट, और यू कैन से बेटा इट इज लेस डेवलप्ड। हो गया, लिखा आपने? देखो मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, देखो प्रो का मीनिंग लिखो बेटा। प्रो, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मीनिंग होता है एंशियंट यानी कि पुराना, और पुराना जो भी होता है वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है? देखो अब अगर है ना, मैं आपको कुछ ये बताऊं, क्वेश्चन पूछूं कि पुराने जमाने की जो कार्स रहती थी, ठीक है, और अभी जो कार्स अवेलेबल है, तो मुझे बताओ बेटा, पहले वाली कार्स और अभी की कार्स में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या डिफरेंस है? तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स है। पहले वाली कार्स और अभी की कार्स के मॉडल में, उनके फंक्शनिंग में बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है? तो बस अभी फिलहाल दिमाग में वही रखो। अब आगे का बताती हूँ। अब आगे वर्ड क्या आ रहा है बेटा? हम लोगों ने प्रो का मीनिंग तो लिख लिया, अब आगे क्या वर्ड है? आगे वर्ड है कैरी ऑन बेटा। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे बच्चों को, मतलब 8 के बच्चे नहीं, वो तो 11th में जब बच्चे आते हैं उनको भी नहीं पता होता कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, समझे? तो इसीलिए अभी जो है कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो, कैरी ऑन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। चलो लिखो, कैरी ऑन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, ठीक है? तो अब बेटा इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रोकैरियोन का मीनिंग क्या हो गया? दैट देयर इज व्हाट? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है? नो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में क्या नहीं है? मेम्ब्रेन। न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब ये क्या चीज है मैं बताती हूँ आपको। देखो, अगर है ना बेटा, जनरल जनरल में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पर सपोज बेटा, फॉर एग्जाम्पल कौन सा कलर लूँ? हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल हम लोग सेल कैसे ड्रॉ करते हैं? जनरल सेल ना मैं प्रोकैरियोटिक ने ड्रॉ कर रही हूँ।
अब आप है ना यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक सेल लिया है और ये एक सेल लिया है, दो सेल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये डीएनए है, इसके पास भी डीएनए है, ठीक है। लेकिन बेटा ये वाले को मैं डीएनए के अराउंड एक मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे बेटा इसको आप? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे आप। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, चलो बताओ। ये ए है, ये बी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में तो सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में भी डीएनए डीएनए है। क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये कवरिंग है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं है, यहाँ पे कवरिंग नहीं है, यानी कि यहाँ का न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है और यहाँ का न्यूक्लियस डेवलप्ड है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये वाला जो सेल है इसको आप कौन सा सेल लिखोगे? प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल है बेटा? ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसका जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव। लेकिन ये वाला जो है, चलो बेटा ये वाला जो है इसको आप बोलोगे यूकैरियोटिक सेल। ये सेल कैसा है? ये यूकैरियोटिक है। यू का मीनिंग लिखो बेटा, वेल डेवलप्ड, या फिर कभी कभी इसका मीनिंग है ना ट्रू भी हो जाता है बेटा। क्या? ट्रू। यू का मीनिंग क्या हो जाता है? ट्रू। वेल डेवलप्ड या ट्रू भी हो जाता है। कैरी ऑन, समझे बेटा? तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो कंसेप्ट पढ़ी है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि वो जो है वो न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। दूसरा सेल कौन सा होता है बेटा? यूकैरियोटिक, जिसका न्यूक्लियस में है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो डीएनए को कवर करता है, ठीक है। फिर हमने प्रो का मीनिंग देखा है, कैरियन का मीनिंग देखा है, यू का मीनिंग देखा है। तो पता है आप लोगों को कि किसने एक्चुअली ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऐसे वर्ड्स दिए? कौन थे वो बायोलॉजिस्ट जिन्होंने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को डिस्कवर किया? उनका नाम था चैटॉन। क्या नाम था बेटा? चैटॉन। देखो यहाँ पे चैटॉन, समझे? बहुत ही इजी है, बस कंसेप्ट्स को क्लियर किया करो बेटा। ओके चलो अब हम आगे जाते हैं। आगे जो दिया है थोड़ा छोटा करती हूँ बेटा इसको, देखो देखो नाउ हियर एक्चुअली ये वाली कंसेप्ट है, सुन थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। देखो बेटा इसको अब कैसे आप लोग इमेजिन करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है ना, तो क्या हुआ था, आपको तो ये पता है कि डे बाय डे बहुत सारी डिस्कवरीज होती रहती है, डे बाय डे कुछ ना कुछ तो इन्वेंट होता रहता है, अपडेशन चलते रहते हैं। जैसे अब आप बोल सकते हैं अब हमारे नॉलेज में भी अपडेशंस आते हैं, माइक्रोस्कोप जो है तो वो डेवलप हो रहा है। पहले बहुत सादे माइक्रोस्कोप्स होते थे, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आए, सो लाइक दैट, ठीक है। उसी तरह से ना बेटा क्या हुआ था कि सबसे पहले बहुत साल पहले, कितने साल पहले पता है? 1735 को। कौन सा ईयर लिया मैंने? 1735 को। अभी क्या चल रहा है? 2026 से चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 ऐसा कुछ ईयर्स तो पहले। तो तब है ना बेटा क्या था कि तब है ना एक बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल लिनियस। उनका क्या नाम था बेटा? कार्ल लिनियस। उन्होंने क्या किया पता है? तो उन्होंने है ना बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जो भी इन्वेंट यानी कि जो भी फाउंड हो रहा है, हमको दिख रहा है, राइट, डिस्कवर हो रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो ही ग्रुप्स में वो डिवाइड करते गए। कितने ग्रुप्स में? दो ग्रुप्स में। तो कौन से दो ग्रुप्स थे? एक था बेटा प्लांटे वाला और एक था एनिमलिया वाला, ठीक है। एक प्लांट्स में डालो, एक एनिमल्स में डालो, लेकिन है ना उन्होंने प्लांट्स नाम नहीं दिया, उन्होंने वेजिटेबल्स होते हैं ना बेटा प्लांट्स में, हाँ, तो वैसे ही उन्होंने वेजिटेबल्स के नाम से वेजिटेबिलिया दे दिया वर्ड बेटा,
तो 2 किंगडम बताया उन्होंने, ठीक है। तो क्या था, फिर से स्टोरी हुआ क्या, बहुत साल पहले, कितने साल पहले, कौन सा ईयर था, 1735, कौन सा ईयर था, 1735। उस वक्त कौन आए बेटा, कार्ल लिनियस आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया बेटा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में। क्या नाम दिया, एक वेजिटेबिलिया और एक जो है एनिमलिया। समझे क्या बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये क्या प्रकार है टू किंगडम, टू किंगडम यानी कि उस वक्त 1735 के वक्त जो भी एनिमल्स मिलते उन सबको या तो प्लांट्स के ग्रुप में डालते या तो एनिमल्स के ग्रुप में डालते। किसने किया, कार्ल लिनियस। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया कि बेटा 1735 के बाद में, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स मिलते गए, ऑर्गेनिजम्स नॉट एनिमल्स, जो ना तो प्लांट्स को मैच होते थे ना तो एनिमल्स को मैच होते थे। समझे बेटा, तो अब ये जो नए जो डिस्कवर हो रहे हैं तो उनको किस में डालना है, बराबर, तब जाके फिर हमारा जो नॉलेज था वो अपडेटेड हो गया। कार्ल लिनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपडेटेड हो गई कितने में बेटा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तब कौन से ईयर में, 1866 में। पहले देखो 1735 में, अब क्या है 1866, 100 ईयर्स के आगे जाके, राइट। 1866 में कौन आए बेटा, हैकेल आ गए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो नए एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, नॉट एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी मैच नहीं हो रहे, एनिमल्स को भी मैच नहीं हो रहे, उनके लिए एक अलग किंगडम बना दी बेटा, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था बेटा, प्रोटिस्टा। उसको किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में। वो आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोटिस्टा में कौन कौन होता है, ठीक है, और कैसे होते हैं। चलो अब आगे जाता है। अब हुआ क्या बेटा कि जैसे मैंने बोला ना कि पहले तो 2 ही किंगडम थी, फिर कुछ एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स मिले जो दोनों को मैच नहीं होते, तो तीसरा किंगडम आ गया। अब आगे बेटा, अब आगे क्या होता गया 1866 के बाद में, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते गए जो ना तो प्लांट्स थे ना तो एनिमल्स थे ना तो प्रोटिस्टा थे, वो तो कुछ और ही निकले। तो अब जाके क्या हुआ, अब फोर्थ वाली जो किंगडम है बेटा, जैसे कौन बेटा, मोनेरा, वो वाली किंगडम ऐड हो गई। बैक्टीरिया थे बेटा इसमें, बैक्टीरिया मिले बेटा, डिस्कवर हो गए, जो ना तो प्लांट्स को मैच करे ना एनिमल्स को मैच करे ना प्रोटिस्टा को मैच करे, तो क्या करे, तो बैक्टीरिया की अलग किंगडम बना देते हैं। कौन सी किंगडम बेटा, किंगडम मोनेरा। किसने बनाए बेटा, कॉपलैंड ने 1938 में, अभी 100 साल भी नहीं हुए है ना, 1938 में कॉपलैंड ने ये जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया। अब उसके बाद में अब फिर से प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, ये 4 किंगडम तो आ गए बेटा, लेकिन और हमारी डिस्कवरीज होती गई, तो कुछ ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स मिले, एनिमल्स नहीं है बेटा, ऑर्गेनिजम्स मिले जो ना तो बैक्टीरिया को मैच होते थे, मोनेरा को, ना प्लांट्स थे, ना ही वो प्रोटिस्टा थे, और ना ही वो एनिमल्स थे। अब क्या करे, अब जो है ये जो न्यू एनिमल्स है उसको हम लोग नए किंगडम में डाल देते हैं, और उसका नाम है किंगडम फंगाई। क्या है, किंगडम फंगाई, ठीक है। तो अब कितने क्या हो गए बेटा अपने किंगडम्स, 5 किंगडम। कितने हो गए, 5 किंगडम। अब ये जो 5 किंगडम है ये आपको क्लास 11th में भी है, नीट के एनसीईआरटी में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वो थे बेटा आर एच विटेकर। इन विच ईयर, 1969। कौन सा ईयर था, 1969। भूलना नहीं है, ये एनसीईआरटी का नीट का क्वेश्चन है बेटा। हु गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय आर एच विटेकर इन 1969। समझे बेटा, ये ऐसे के ऐसे पूरे आपको लर्न करनी है, खास करके 5th वाली जो किंगडम है उसको तो बहुत अच्छे से आपको करना ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है आगे जाते हैं, और आगे हमको मिलता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
एक बात बोलूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ऑलरेडी नीट के बच्चों को पढ़ाती हूँ। सो बेटा मुझे पता है कि क्या सिलेबस जो है वो 11th एंड 12th का नीट का सिलेबस है, और वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो 8 9 10th में भी है। ओके, इसीलिए मैं है ना चाहती हूँ कि आप लोग अभी से ऐसे पढ़े, मतलब 8 से ही प्रिपरेशन ऐसे कर लो बेटा, कि सो दैट जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे अब आर एच विटाकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट को अभी कंप्लीट कर लिया 8th में ही, तो 11th का लोड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या टॉपिक है, दैट टॉपिक इट इज एक्चुअली द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो हमें पता है बेटा कि ऑलरेडी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो सिस्टम थी इट वाज गिवन बाय, चलो बोलो बेटा, अभी हम लोगों ने किया था टोटल जो है, सेकंड किंगडम हमने किया, थर्ड किंगडम हमने किया, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, एंड फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ऐसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें से मैंने बोला भी था कि अरे यार ये फिफ्थ वाली जो है, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इसके ऊपर फोकस करो, उसको याद करो। राइट, चलो देखो बेटा क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच विटाकर। क्या नाम था उनका बेटा, आर एच विटाकर। ओके, चलो देखो यहाँ पे है आर एच विटाकर, ये है आर एच विटाकर। ठीक है, अब उनका फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म मतलब कि फुल नेम क्या है आर एच का, तो उनका है रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। बोलो बेटा क्या नाम है, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि आर एच विटाकर ने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो कौन से ईयर में दी थी, इन विच ईयर ही गेव दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलो 1969, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। वन, इट इज 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय आर एच विटाकर, देन फुल नेम ऑफ आर एच विटाकर, देन इन विच ईयर ही गेव 1969। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपको तो पता है कौन से 5 किंगडम है, पहला कौन है, मोनेरा, फिर कौन है, प्रोटिस्टा। सीक्वेंस भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पहला कौन है, किंगडम मोनेरा, फिर कौन है, किंगडम प्रोटिस्टा, फिर कौन है, किंगडम बोलो फंगाई, फिर कौन है, किंगडम प्लांटे, एंड लास्ट में कौन है, किंगडम एनिमलिया। ओके बेटा, ये एक हो गया। नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब फिफ्थ पॉइंट है कि इन्होंने ना बेटा यहाँ पे दिया है कि उनका लाइफ स्पैन दिया हुआ है। लाइफ स्पैन यानी कि अगर आप देखोगे मतलब बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर, सो इट इज बिटवीन 1920 टू 1980, यानी कि सिर्फ 60 इयर्स जो है बेटा आर एच विटाकर का लाइफ स्पैन था, लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, है ना। सो एक ये पॉइंट था, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब 11th एंड 12th में नहीं है ये, बट यहाँ से ही हम लोग पढ़ लेते हैं फिर। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 6th वाला जो आपको याद रखना है कि आर एच विटाकर एक्चुअली अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। हु ही वॉज बेटा, ही वॉज अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि यार ये इकोलॉजिस्ट है क्या, है कि नहीं। देखो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी वर्ड जो है बायो का उसको लीव मत करो, छोड़ो मत उसको। ठीक है, कंसेप्ट है ना उसके ऊपर के क्लियर करते जाओ। देखो अब मैं सच्ची बोलूं, यहाँ पे जो है इकोलॉजिस्ट बोला है, वर्ड कैसा है, इकोलॉजिस्ट, लास्ट में क्या आ रहा है, इस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लास्ट में क्या वर्ड आ रहे हैं बेटा, इस्ट इस्ट, आईएसटी आईएसटी आ रहा है। तो वैसे ही आप लोग लिख लो प्लीज। ठीक है, इसको लिखो लिखो, चलो इसको क्लियर करो। अब जब भी है ना बेटा सफिक्स आईएसटी आता है, इसका मीनिंग होता है वो कोई तो भी चीज के क्या होते हैं बेटा, स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब बस कि हाँ उनकी स्टडी उसमें बहुत ज्यादा है, समझे बेटा, तो उसको हम लोग स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस्ट आ गया। अब देखो बेटा जैसे हम बोलते हैं डेंटिस्ट, तो वो कौन से स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट ऑफ व्हाट बेटा, दांत, यानी कि डेंटिस्ट्री। ओके, अब ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग ले ले इकोलॉजिस्ट, क्या वर्ड ले रहे बेटा हम लोग, वी आर टेकिंग विच वर्ड, इकोलॉजिस्ट। सो हियर यू कैन सी लास्ट में व्हाट वर्ड इट इज बेटा, इट इज आईएसटी, इस्ट, इस्ट मतलब स्पेशलिस्ट,
है ना, तो ईस्ट आ गया, यानी कि उसका मीनिंग होता है स्पेशलिस्ट, राइट। किसके स्पेशलिस्ट है बेटा, आगे देखो क्या वर्ड लिखा है, इकोलॉजी। क्या है वर्ड, इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, इकोलॉजिस्ट दे आर द स्पेशलिस्ट, और यू कैन से कि उनकी बहुत ज्यादा स्टडी हो गई है, किस में बेटा, इकोलॉजी में। अब इकोलॉजी की जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि इकोलॉजी जो है यानी कि हमारा जो नेचर है, एनवायरमेंट है, जिसमें बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आ रही, सबकी जो स्टडी करता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल वर्ड पढ़ा है, एक्स्ट्रा पढ़ा है कि व्हेनेवर सफिक्स इज दिस देन इट्स मीनिंग इज दिस, ठीक है। तो अब हम लोगों का शायद 5th या 6th पॉइंट चल रहा था ना कि आर.एच. विट्टेकर क्या थे बेटा, आर.एच. विट्टेकर ही वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। ये सारे जो पॉइंट्स है अच्छे से लर्न करो प्लीज, ठीक है। अब आगे आता है बेटा कि देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हमको किसी चीज को क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई यानी कि अगर हमको किसी चीज को ग्रुपिंग करने की है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, तो सम सिमिलैरिटीज या फिर सम डिफरेंसेस, एंड व्हाट वी वांट बेटा, सम क्राइटेरियाज। किसी भी चीज को अगर आप ग्रुपिंग करोगे, क्लासिफाई करोगे, तो कुछ तो सोचोगे ना बेटा, कुछ तो क्राइटेरियाज होंगे, उसके बेसिस होगा उसका। उसी तरह से आर.एच. विट्टेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है, समझे, जो भी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहा है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन सम क्राइटेरियाज, ठीक है, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरियाज, कितने पार्ट्स में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है बेटा, 5 ग्रुप्स में। लेकिन वो अब क्राइटेरियाज क्या थी वो हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली पता है, आपकी बुक में भी जो क्राइटेरियाज है टोटल 5 दी हुई है, और एक बार फिर से मैं बोलती हूँ बेटा, यही क्राइटेरियाज के ऊपर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यानी कि PYQ था, ठीक है। क्राइटेरियाज को अच्छे से करो, नीट का प्रिपरेशन अभी से करो, सिर्फ नीट नहीं बेटा, CET है, आगे कोई MPSC UPSC करेगा, सारी जो है सब 8 9 10 से ही स्टार्ट होता है उसका प्रिपरेशन, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे है ना बेटा, तो 5 जो क्राइटेरियाज थे, तो वो कौन कौन से थे वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, चलो सुनो, नोटबुक पेन साथ में होना चाहिए, जो भी मैं बताती हूँ, वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके ही बैठना है। और एक बात बोलूं, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने बार बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं बार बार बेटा बेटा बोलती हूँ। हाँ, वो आदत है, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, और टीचर के लिए हर एक स्टूडेंट, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, होता तो बेटा ही है, ठीक है। चल, तो अब मेन काय असतं माहितीये का, मेन असतं भावना, टीचरच्या काय असतात भावना, समजून घ्यायच्या, ओके। चला, तर आता जो आहे सो हम अभी करेंगे बेटा द फर्स्ट क्राइटेरिया, एंड दैट क्राइटेरिया इज बहुत इजी है बेटा, बट ध्यान देना है, समझे। फर्स्ट क्राइटेरिया है, इट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बोला है, किसका कॉम्प्लेक्सिटी, सेल का स्ट्रक्चर, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। अब बेटा सेल जो बोल रहे हैं, तो सेल में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, हमको पता है, चैटर्न हमने पढ़ा था, है ना, जो बायोलॉजिस्ट है। एक्चुअली ही डिवाइडेड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, बोलो कौन कौन से सेल्स थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बराबर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बेटा, समझे, सुनो सुनो। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब बेटा कि जो भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है ना, सपोज फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक कोई तो भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है,
हमें नहीं पता ये प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, हमें कुछ नहीं पता है। तो हम इसकी क्या करेंगे बेटा, इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसके सेल्स को। क्या देखेंगे बेटा, उसके सेल्स को, कि इसके जो सेल्स है तो ये सेल्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, राइट। उसके अनुसार इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर यूकैरियोटिक ग्रुप में डाल सकते हैं। समझे बेटा क्या हो रहा है? ओके, सो इसीलिए पहला जो बोला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो उसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट बेटा, एंड मतलब और यूकैरियोटिक। समझे बेटा क्या चल रहा है? माइंड में सिर्फ एक ही रखो, क्लासिफिकेशन करते वक्त कोई अगर नया, मतलब क्या होता है क्लासिफिकेशन में कि हमारे ना बहुत सारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, नए 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 डिस्कवरीज करते रहते हैं। अगर सपोज किसी को एक ऑर्गेनिज्म कहीं से मिल गया, लेकिन ये नया ऑर्गेनिज्म है, ये इसके बारे में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, यानी कि हमने वो नए ऑर्गेनिज्म को क्या किया, डिस्कवर किया। फिर उसकी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और स्टडी मेनली जहाँ पे जो 5 जो क्राइटेरिया दिए हैं उनके बेसिस के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास जो 5 किंगडम है ना, उसके अनुसार जिस भी किंगडम को वो मैच हो जाएगा बेटा, ठीक है, उसमें उसको रख देंगे। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो हमें पता है 5 किंगडम में से एक ही प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा। तो इस ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हो गया, अगर ये प्रोकैरियोटिक है, इसको उठाओ, कौन से किंगडम में डालोगे बेटा, दैट इज मोनेरा में डाल दोगे। इसी तरह से प्रोटिस्टा में डालोगे, अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है, सेल वॉल है, सब कुछ है इसमें, तो फिर उसको प्लांट्स में डाल दो, एंड लाइक दिस। समझे क्या हो रहा है? चलो, तो पहला क्राइटेरिया समझ में आया बेटा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मुझे ना बार 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 ऐसे इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि आपको बताऊं यार बेटा, इसको अच्छे से कर लो, ये नीट का क्वेश्चन है। कितनी अच्छी बात है बेटा, आप लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हो नीट की एग्जाम के लिए। वैसे नीट की एग्जाम तो पता होगी आपको, जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होती है डॉक्टर बनने के लिए, तो उसका प्रिपरेशन है। एंड वन मोर थिंग, अब ये मत सोचना कि मैम हमको तो डॉक्टर बनना ही नहीं है तो हम लोग क्यों प्रिपेयर करें, नहीं। जो भी कंसेप्ट होती हैं बायो से रिलेटेड, यानी कि साइंस, पूरा साइंस एंड मैथ्स, उसको अच्छे से करो। वो सिर्फ नीट सीईटी के लिए नहीं लगती है, जेई के लिए नहीं लगती है, आगे भी आप जो भी फील्ड में जाओगे, अच्छा करियर करोगे, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये सब लगेगा बेटा। समझे? चलो, आइसर की भी को तो एग्जाम देते हैं मेरे बहुत सारे बच्चे, उसमें भी लगता है। ओके, चल, तो वंस अगेन माझ्या भावना समजल्या बेटा तुम्हाला सगळ्यांना? ओके, चला। So the first criteria we have done. Now come to the second criteria. The second criteria, it is again, अरे ये भी तो कॉम्प्लेक्सिटी है, बट यहाँ पे सेल की कॉम्प्लेक्सिटी थी, यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी है। किसकी कॉम्प्लेक्सिटी है? ऑर्गेनिज्म की। यानी कि पहले इसमें हम सिर्फ वो जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है उसके सेल्स को देख रहे थे, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ऐसे। अब हम किसको देख रहे हैं? अखे जो है ना, कंप्लीट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। मुझे ना आई लाइक दिस वर्ड, अखा, अखा, वाव। ऑल्दो इट इज अ मराठी वर्ड बट आई लाइक इट, यू नो, खूप छान आहे आपली मराठी। चला, तर मग आता हियर द सेकंड कंसेप्ट इट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिजम्स। बेटा देखो, ये जो भी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर कोई डेवलप हुआ है, डिस्कवर हुआ है, नॉट डेवलप, तब अब हम लोग इसको देखेंगे कि अरे ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में एक ही सेल है या मल्टीपल सेल्स है। अकॉर्डिंगली उसको ग्रुपिंग कर दो बेटा, कि वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। समझे कंसेप्ट? कितनी इजी बात है, राइट। ये एक हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। चलो चलो अब आगे, ठीक है। अब तीसरी बात, जो थर्ड जो क्राइटेरिया है, बाय द वे मेरी राइटिंग सच्ची अच्छी है ना, सच्ची में मैं बहुत अच्छा ड्रॉ ये करती हूँ, यू नो, लिखती हूँ। चलो, अब थर्ड जो है, मैं एक बात बताऊं, ये जो थर्ड वाला एंड वाला, ये जो फोर्थ वाला क्राइटेरिया है ना, ऑलमोस्ट सेम है बेटा। देखो देखो, थर्ड क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? थर्ड क्राइटेरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला है। क्या बोला है उन्होंने बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, इट इज रिलेटेड विद लाइफस्टाइल। बोथ आर सेम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल दोनों है ना, एकदम सेम है। चलो देखते हैं कैसे। देखो,
यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन बेटा, यहाँ पे हाँ हाँ देखो लास्ट में वर्ड क्या आया है, न्यूट्रिशन, TION, शन। शन मतलब हमने एकदम स्टार्टिंग में लिया था, शन मतलब क्या होता है, प्रोसेस। शन मतलब क्या होता है बेटा, प्रोसेस है। यानी कि ये जो प्रोसेस है इट इज रिलेटेड विद, बहुत बड़ी कंसेप्ट आती है उसमें, थोड़ा सा अभी के लिए बताऊंगी बेटा कि न्यूट्रिशन मीन्स इट इज रिलेटेड विद आवर न्यूट्रिएंट्स और फूड, समझे, न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड से रिलेटेड कंसेप्ट है। बाकी उसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाएगा, बहुत सारे स्टेप्स उसमें आ जाएंगे, वो बाद के चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेना है, न्यूट्रिशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन को लेना, न्यूट्रिएंट्स को लेना या फिर फूड को लेना, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे है ना बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के दिए हुए हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं, 3 टाइप के। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को पता है ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, बोलो, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। चलो अगर नहीं पता है तो प्लीज राइट डाउन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर द, राइट डाउन, ऑटोट्रॉप्स आर द organisms which can synthesize their own food। लिख के दो बेटा, चलो राइट डाउन व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। सो ऑटो, ऑटो मतलब क्या होता है, देखो ऑटो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, वो अपनी रिक्शा नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑटो मतलब सेल्फ होता है। दूसरा वर्ड देखो बेटा, दूसरा वर्ड यहाँ पे इन्होंने ट्रॉफ से रिलेटेड दिया है। किससे रिलेटेड दिया है बेटा, ट्रॉफ से रिलेटेड दिया है, ठीक है। तो ट्रॉफ जब भी वर्ड आएगा इट मीन्स दैट वर्ड इज रिलेटेड विद, ऐसे लिखो, रिलेटेड विद व्हाट बेटा, फूड। किससे रिलेटेड है ट्रॉफ वर्ड, फूड से रिलेटेड है, ठीक है। ऑटो का मीनिंग क्या लिखा है, सेल्फ, ट्रॉफ का मीनिंग क्या लिखा है, रिलेटेड विद फूड लिखा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, चलो डेफिनेशन लिखो बेटा, ऑटोट्रॉप्स आर दी organisms, are the organisms which can synthesize, which can synthesize their own food। synthesize मतलब prepare। एग्जाम्पल कौन है बेटा, ऑटोट्रॉप्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है। हमें पता है बेटा कि प्लांट्स जो होते हैं दे हैव व्हाट, प्लांट्स में बोलो क्या होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल की हेल्प से वो एक प्रोसेस करते हैं, आप लोगों को पता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और थ्रू फोटोसिंथेसिस फूड को प्रिपेयर करता है, ये आपको पता है, ठीक है। देखो जब भी आगे के चैप्टर्स में कंसेप्ट अभी और आगे आएगी ज्यादा कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या है, उसके रिएक्शन क्या है, एवरीथिंग, तब हम लोग वो सब कवर करेंगे। फिलहाल के लिए द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब रिलेटेड विद फूड। So these are those organisms which can synthesize their own food. Example are what beta? The plants. Plants contain green color वाला pigment that is chlorophyll, and chlorophyll की help से वो लोग क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं, ठीक है। So अब क्या होता है यहाँ पे देखो, ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना बेटा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। व्हाट दे आर, प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स दे आर व्हाट बेटा, प्रोड्यूसर्स, समझे। ये ऐसे साथ में, इसीलिए उन्होंने ना फोर्थ जो क्राइटेरिया दिया है, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों ऑलमोस्ट जो है वो मैच करते हैं, ओके। चल अब दूसरी बात आता है बेटा दिस वन, एनिमल्स के बारे में। हमें पता है बेटा दैट ऑल एनिमल्स, यू नो, हम लोग भी, what are we beta, we are consumers, or you can say we are heterotrophs, we are not autotrophs। हम ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हम हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स। व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स बेटा, चलो लिखो, देखो हेटेरो में भी हेटेरोट्रॉप्स आया हुआ है,
ट्रॉप्स मतलब क्या होता है, बोलो क्या बताया मैंने, ट्रॉप्स मतलब रिलेटेड विथ फूड, फूड से रिलेटेड है। चलो लिखो हिट्रोट्रॉप्स में, हिट्रो मीन्स अदर्स, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अदर मीनिंग आ जाएगा इसमें। सो राइट डाउन, हिट्रोट्रॉप्स आर organisms which are which are dependent on others, है ना, others for their food beta, okay, for their food. So what are heterotrophs? These are the organisms which are dependent on other organisms for their food. इसको हम लोग बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो हिट्रोट्रॉप्स जैसे अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। हिट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं ना बेटा, देखो अब यहाँ पे प्लांट्स जो है वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और हम लोग जो एनिमल्स है, जो हिट्रोट्रॉप्स है, वो फूड को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स फूड को बनाते हैं, उसी फूड को हम लोग खाते हैं, यानी कि हम फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। वी आर ईटिंग दैट फूड, सो वी आर व्हाट, कंज्यूमर्स, ठीक है। हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स है। तो ये कंज्यूमर हो गया, ठीक है। कंज्यूमर मतलब क्या होता है ना, जैसे अब आप लोगों ने अगर देखा होगा कि हमारे यहाँ पे ना सिलेंडर जो होता है ना, गैस सिलेंडर, उसका एक है ना ऐसे वॉयलेट कलर का, ब्लू कलर का कार्ड रहता है, ये बुक रहता है पूरा, उसमें लिखा रहता है हम लोगों का कंज्यूमर नंबर, है ना, सिलेंडर का कंज्यूमर नंबर या फिर कंज्यूमर आईडी, उपभोक्ता ऐसे बोलते हैं, यानी कि हम लोग क्या है, गैस को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कंज्यूमर्स हो गए। कंज्यूमर मतलब जो किसी चीज को कंज्यूम करता है। अच्छा चलो, बहुत इजी बात है। अब ये एक ही है, देखो, एनिमल्स एनिमल्स, हिट्रोट्रॉफिक, कंज्यूमर्स, सेम। आगे ना हिट्रोट्रॉफिक को उन्होंने क्या बोला है बेटा, इंजेस्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेस्टिव? इंजेस्टिव यानी कि खाते हैं कोई भी चीज को, अगर मतलब खाने को अगर वो माउथ के अंदर रखते हैं, दैट प्रोसेस, और फिर खाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंजेशन, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड क्या आया है, इंजेशन। इंजेस्टिव यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। यहाँ पे वर्ड क्या है, सफिक्स फिर से tion, शन है, ठीक है। तो अब ये जो इंजेक्शन है, यानी कि वो क्या करते हैं, कोई भी, जैसे हम लोग है, अगर किसी चीज को खाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन, फूड को लेंगे, माउथ के अंदर रखेंगे, फिर हम लोग उसका च्यूइंग स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन, ओके। तो इस तरह से एनिमल्स होते हैं जो मुंह में लेके खाते हैं। अब आगे की बात है तीसरा, थर्ड जो ये दिया हुआ है उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत अलग है, इसको थोड़ा ध्यान दो। वो फंगाई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, फंगाई से रिलेटेड। देखो, फंगी भी चलता है, फंगाई भी चलता है, तो मैं फंगाई वर्ड यूज करती हूँ, ठीक है। तो फंगाई है ना, ये लोग थोड़े अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। इन लोगों को जो है ना बेटा, उनका जो फूड रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, तो फंगाई का मैं बोल रही हूँ। तो फंगस को जो है ना बेटा, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, वो चलते हैं, यानी कि डेड प्लांट्स जो है या फिर डेड एनिमल जो है, तो इनकी बॉडी के ऊपर ये फंगस ग्रो होता है, और वो जो डेड बॉडीज है, तो डेड बॉडीज में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको ये क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंपल सा टर्म, सिंपल सी कंसेप्ट, समझे मैंने क्या बोला, कि फंगाई जो होते हैं, इन लोगों का मतलब नेचर ही अलग है। इन लोगों को क्या चाहिए, डेड बॉडीज में जो न्यूट्रिएंट्स भरे हैं ना बेटा, उनको वो लोग पीते हैं। पीते मैंने क्यों बोला पता, क्योंकि सॉल्युबल फॉर्म में वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, इसीलिए। देखो, तो इसीलिए जिनको अब ये डेड बॉडीज से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सो दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स, मीनिंग एक ही है बेटा दोनों वर्ड्स का। देखो, यहाँ पे सेप्रोफाइटिक बोला है या फिर सेप्रोट्रॉफिक, मीनिंग एक ही है दोनों वर्ड्स का। कभी कभी ये लोग सिर्फ बुक्स में या फिर क्वेश्चन में सिर्फ सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं या फिर सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, कभी कभी जो है सेप्रोफाइटिक बोल देते हैं, मीनिंग एक ही है। और वो लोग कौन है बेटा, फंगाई। कौन है ये, फंगस होता है। मैंने बताया ना कैसे करते हैं, बोलो, बताऊं फिर से। देखो क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी वैसी है,
अब कैसे बताऊं, सपोज ऐसा 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 कोई तो भी, हाँ चलेगा ना, ये भी लीफ है, ये लीफ है, डेड लीफ है, लीफ है, ठीक है, डेड लीफ है यानी कि वो पेड़ से कट होके नीचे गिर गई है, तो डेड बॉडी होगी अब वो। अब इसके ऊपर है ना बेटा फंगस ग्रो हो जाएगा, थोड़ा सा प्लीज इमेजिन करना, इसके ऊपर कौन ग्रो हो रहा है बेटा, फंगस जो है वो ग्रो होने लग गया, ठीक है। अब फंगस क्या करेगा ना, अच्छे से देखना, फंगस क्या करेगा, उसकी कुछ एंजाइम्स होती है, मैंने क्या वर्ड यूज किया, एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइम्स होती है वो सीक्रेट करते हैं, ये जो फंगस है उसकी बॉडी में से एंजाइम्स जो है इधर आ गई, किधर बेटा, बॉडी के ऊपर आ गई, यानी कि लीफ के ऊपर। ऐसे ही आप कोई एनिमल की डेड बॉडी इमेजिन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अक्खा जो प्लांट होता है उसकी बॉडी इमेजिन कर सकते हो। तो उसके ऊपर क्या होता है, फंगस जो तो वो ग्रो होता है, फंगस से क्या निकलते हैं बेटा, उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन निकलती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कहाँ पे, ये डेड बॉडी के ऊपर। और फिर क्या कहते हैं, ये जो एंजाइम्स है, ये जो डेड बॉडी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब, इनको है ना बेटा, मतलब वो डाइजेस्ट करने का काम करती है और उनको एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ये जो है ना, अब जो ऐसा दिख रहा है आपको सॉलिड फॉर्म में लीफ है, अब वो आपको कैसे दिखेगी, थोड़ा सा सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप में दिखेगी, सॉल्यूबल फॉर्म। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से फॉर्म में आते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में। अब ये जो सॉल्युबल, यहाँ पे जो ऐसे लिक्विड लिक्विड दिखने लगेगा, ये प्लांट का कन्वर्जन किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा। इसको अब ये फंगस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से फंगस जो है वो काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लाते हैं बेटा, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, बस एंजाइम्स को याद रखो, एंजाइम्स ये डेड एनिमल्स, डेड जो पार्ट है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉल्युबल होने के बाद ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है पता है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, डिकम्पोजर्स। वर्ड क्या है बेटा, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, डिकम्पोजर मतलब क्या होता है, चलो राइट डाउन, राइट डाउन, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, लिखो बेटा, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ठीक है। आर द ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द, लिखो लिखो, these are the organisms which perform decomposition, which perform decomposition of dead bodies, plants और animals। bodies में कौन है, dead bodies में plants और animals। तो बहुत इजी कंसेप्ट है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है बेटा जो डेड बॉडी होती है उसका क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं। हो गया लिख के। अब आगे क्वेश्चन आता है बेटा कि फिर ये डीकम्पोजिशन है क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। देखो डीकम्पोजिशन है ना, वर्ड क्या है, डी, आगे क्या है, कंपोजिशन बोला है, यानी कि दो वर्ड आ रहे हैं, देखो डी एक वर्ड आ रहा है, कंपोज एक वर्ड आ रहा है, और शन एक वर्ड आ रहा है, तीन वर्ड आ रहा है। तो शन मतलब तो प्रोसेस होती है, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे कंपोज एक वर्ड है, आपको पता है कंपोज का मीनिंग क्या होता है, किसी नहीं, कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने ना गाने को कंपोज किया है, एक सॉन्ग को, एक गाने को हमने क्या किया है, कंपोज किया है, यानी कि क्या, वो गाना बनाया है ना। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या होती है बेटा, कि अगर आप ऐसे बॉडी ले रहे हो, अब थोड़ा सा समझना है, अगर सपोज ह्यूमन बीइंग की बॉडी ले लो, मुझे देख लो, मुझे मत देखो, उसमें रुको, क्योंकि ऐसा होता है कि खुद के बारे में जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाता है पीछे, ठीक है। एक ह्यूमन को देखो, चलो देखो अभी, देखो मुझे मत इमेजिन करना, एक ह्यूमन ले लिया, या फिर जाने दो डॉग को देखो, डॉग को, क्योंकि डॉग के बारे में हमको पता रहता है, डॉग को इमेजिन करो, किया, डॉग लिविंग वाला, डेड नहीं, लिविंग वाले डॉग को देखो देखो देखो, देखा, लिविंग है, उसमें स्किन है, उसमें ऑर्गन्स है,
लेग्स है, बहुत सारे पार्ट्स है बॉडी के, वो इधर उधर घूम रहा है, उसका काम कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसकी जो बॉडी है ना बेटा, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से कंपोस्ट हुई है। उसकी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट से क्या हुई है बेटा, कंपोस्ट हुई है। वैसे हम लोगों की, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है वो भी कंपोस्ट होती है। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं पीते हैं, वो सारी चीजें जो है उनसे ही हमारी बॉडी जो है वो बनती है। ठीक है। अब सपोज वो जो वो जो एनिमल है या फिर प्लांट है, अब उसकी हो गई डेथ। सपोज अब एनिमल का सोच रहे थे, वही देख लेते हैं। एनिमल, वो जो डॉग था ना, तो डॉग की हो गई डेथ। अब क्या होगा, डेथ होने के बाद में उसके ऊपर बहुत सारे डीकम्पोजर्स काम करेंगे। इमेजिन करो, आपने देखा होगा बेटा, या फिर हम लोग जब ऐसे रास्ते से जाते हैं ना, तो कहीं पे अगर कोई डेड एनिमल होगा तो उससे बैड स्मेल आने लगती है। तो उसी से हमको पता चल जाता है यार, कहीं तो भी जो है किसी की तो भी ना डेड एनिमल है, किसी की डेथ हो गई है। ठीक है। ये जो बैड स्मेल आता है, क्यों आता है पता है? क्योंकि डेड एनिमल के ऊपर डीकम्पोजिशन का काम चालू हो गया है। उसकी बॉडी कंपोस्ट थी जब वो लिविंग था, अब उसकी बॉडी जो है वो मर गई है, वो मर गया है। अब उसको क्या करना है, डीकम्पोज करना है। ठीक है। यानी कि उसकी डेड बॉडी के टुकड़े 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 करने हैं, छोटे 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 फ्रैगमेंटेशन होता है। ये कौन करता है, डीकम्पोजर्स। और उसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देना है। सॉइल में क्या करना है, रिलीज करना है। न्यूट्रिएंट्स पता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब मिनरल्स है, वाटर है, सब कुछ। वो वाटर इसमें सॉइल में, क्योंकि डेड बॉडी सॉइल में रहती है, सॉइल में रिलीज कर दो। ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं बेटा। देखो, सेम डीकम्पोजिशन फिर से क्लास 12th में, हायर क्लासेस में आएगा, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा हायर उसके बारे में कंसेप्ट होंगे। अभी फिलहाल के लिए क्लास 8 के लिए सिर्फ इतना है। तो बताओ, डिकम्पोजर्स फंगाई होते हैं, वो सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो थी बेटा क्राइटेरिया, वो हमने अभी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। चलो अब आगे जाते हैं, लास्ट वाला क्राइटेरिया। यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको बताएं, रुको रुको, आपको पता है एंसेस्टर्स क्या होता है? एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स म्हणजे ना आपले पूर्वज, आपण त्यांना बोलतो है ना। तो वो होते हैं, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो मंकी है, तो मंकी हमारे एंसेस्टर्स है, या फिर मंकी और हम दोनों, मतलब मंकी और हम, है ना, हम कजिन्स है, और हम दोनों के एंसेस्टर्स सेम है? ये जरा थोड़ा सा सर्च करना आप लोग। हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बींग जो मंकी से बने थे, लेकिन क्या सच्ची में हम लोग ही मंकी से बने थे, या फिर हम और मंकी भाई भाई है ना? यानी कि हम दोनों के जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज जे आहेत बेटा आपले, तर ते सेम आहेत, हो की नाही? यू हैव टू सर्च। ठीक है, चलो सर्च करो। अब यहाँ पे है ना, फाइलोजेनी का मीनिंग, यहाँ पे शॉर्ट में मैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताती हूँ। फाइलोजेनी यानी कि एंसेस्टर्स। व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी यानी कि एंसेस्टर्स। तो अब मुझे ये बता कि सबसे पहले जब इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ, अर्थ है, अर्थ, अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, उसके ऊपर क्या आए थे बेटा, लाइफ आने लगी थी। लाइफ मतलब समझे बेटा, लिविंग थिंग्स। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए कि यूकैरियोट्स आए? इजी है बेटा, पहले प्रो आए, उनसे कौन आया बेटा, यू आया, यूकैरियोटिक। पहले यूनिसेलुलर आए कि मल्टीसेलुलर आए बेटा? ऑफ कोर्स पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, एंड देन कौन आया बेटा, मल्टीसेलुलर। समझे? ये जो है कि फाइलोजेनेटिक में आता है। देखो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यानी कि हाउ प्रोकैरियोट्स इवॉल्व्ड इनटू यूकैरियोट्स, एंड देन दूसरा यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, यानी कि हाउ unicellular organisms evolved into what बेटा, multicellular organisms। समझे? तो ये जो थे बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, 5 जो क्राइटेरिया थे वो हमने बहुत इजीली कंप्लीट किया है। ओके, चलो अब आगे जाते हैं। देखो, थकना नहीं है, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। समझे बेटा? चल, अब आगे जो है ना, आपके बुक में ये वाली है ना एक फिगर दी हुई है।
फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत मस्त है, बहुत इजी है, ऑलरेडी हम लोग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसको प्रिपेयर करो बिकॉज स्कूल में जो है आपकी जो एग्जाम होगी तो उसमें ये पूछेंगे आपको। ठीक है, सो व्हाट इट इज, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब हो चुका है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इट इज व्हाट, प्रोकैरियोटिक, अनदर इट इज व्हाट, यूकैरियोटिक। फिर प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं बेटा, सिर्फ एंड सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं, याद रखो। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कौन होते हैं, यूनिसेलुलर। और वहां पे सिर्फ कौन सी किंगडम आती है बेटा, किंगडम मोनेरा। कौन सी किंगडम आती है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये याद रखा। उसके बाद में यूकैरियोट्स में जाते हैं। अब जैसे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ यूनिसेलुलर थे, अब यहाँ पे यूकैरियोट्स में दोनों ऑप्शन है। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी है एंड मल्टीसेलुलर भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ये पहली किंगडम हो गई अपनी। अब यूनिसेलुलर में कौन सी किंगडम आती है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आपको पूछे बेटा किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, तो किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से बोलो, किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आते हैं हम लोग मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के अंडर मल्टीसेलुलर, इसमें बची हुई तीन किंगडम्स आते हैं। जैसे पहले जो है ये वाली ले ली हमने, थर्ड नंबर की किंगडम फंगाई। फोर्थ कौन है, किंगडम प्लांटे। फिफ्थ कौन है बेटा, किंगडम एनिमलिया है। समझे बेटा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत इजी है। मैं बताऊं तुम लोगों को, याद रखो नीट के लिए, सीईटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हम लोग है ना बेटा बोलते हैं सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा हम लोग, तो सेल वॉल के बारे में। ठीक है, अब सेल वॉल एग्जैक्टली 5 किंगडम में से कौन कौन से किंगडम में प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल होगा बैक्टीरिया में, किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल जो है फंगाई में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल जो है किंगडम प्लांटे में प्रेजेंट होगा। और सेल वॉल जो है किसी किसी प्रोटिस्टा में भी होगा। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं बता रही हूँ। प्रोटिस्टा के अंदर है ना बेटा फिर से 5 टाइप के प्रोटिस्टा होते हैं। इसमें से पहले जो 2 टाइप है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, क्राइसोफाइट्स है, उनमें सेल वॉल होगा। तो इसको आपने नहीं किया चलेगा, क्योंकि आप 8 में हो, 9th में हायर क्लास में उसका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो फिलहाल सिर्फ क्या याद रखना है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है, सेल वॉल फंगस में भी है और सेल वॉल प्लांटे में भी है। ठीक है, अब आगे की बात आती है बेटा कि अगर किंगडम फंगाई के पास, फंगस के पास सेल वॉल है, लेकिन ये क्या नहीं करता है, कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बोलो क्यों, फंगस के पास सेल वॉल है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं। क्यों बेटा, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या सेल वॉल चाहिए, नहीं, क्लोरोफिल भी तो होना जरूरी है, समझे। तो इसीलिए जो है इसका आंसर वही है कि he can't, fungi can't perform photosynthesis. Why beta, because there is absence of what, chlorophyll. chlorophyll ग्रीन वाला पिगमेंट वो इसके पास नहीं होता है। वो किसके पास होता है, वो प्लांटे के पास होता है। क्लोरोफिल किसके पास है, किंगडम प्लांटे में, और सेल वॉल भी है, और इसीलिए वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फिर रहा कौन, किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया तो बहुत मस्त है, उसके पास सेल वॉल भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता, खत्म। समझे बेटा इतना सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमने ना सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मतलब कि बेस हम लोगों का हो चुका है, अब हम लोग मेन टॉपिक पे जाते हैं। एक बात बोलूं हमेशा है ना बेस बनने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में एक बार बेस हो गया, कंसेप्ट होगी, उसके बाद में चैप्टर ऐसे छू मंतर हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है फिर। ओके, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, दैट इज रिलेटेड विथ किंगडम मोनेरा। क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा।